नमस्कार, आर्यन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेश और अन्य पड़ोसी देशों को चेतावनी दी है कि यदि किसी तरह की किसी भी गतिविधि से देश या प्रदेश में विभाजन या फिर अस्थिरता पैदा करने का प्रयास किया गया तो उसका परिणाम गंभीर होगा। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बटोगे ही तो फिर इसके साथ ही सर्वनाश हो जाएगा। और मुख्यमंत्री ने इस संदर्भ में ही ये भी कहा कि देश और प्रदेश में ही एकता और अखंडता के खिलाफ किसी को भी कोई मौका नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बांग्लादेश सहित सीमा पार से होने वाले संभावित खतरों पर कड़ी नजर रखने और सुरक्षा तंत्र को सतर्क रखने के निर्देश दिए। जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे कि जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण। वाराणसी से खबर है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि जी राम जी को लेकर ही कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर बोले हैं डिप्टी सीएम, और भ्रष्टाचार खत्म करने में ही कांग्रेस की अड़चन, ऐसा उन्होंने बयान दिया। तो मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानव का अंत और अखिलेश यादव का पीडीएफ फर्जी है, ऐसा भी उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब सीएम थे तब पिछड़ों की याद नहीं आई, राम भक्त अखिलेश यादव का चरित्र जानना चाहिए। तो वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ही जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर कड़ा प्रहार भी किया है। उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार खत्म करने में कांग्रेस हमेशा से अड़चन बनी। डिप्टी सीएम ने मनरेगा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानव का अंत है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इस योजना की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव का पीडीएफ पूरी तरह से फर्जी है। जब वे मुख्यमंत्री थे तब उन्हें पिछड़ों की याद नहीं आई। और डिप्टी सीएम ने आगे ये भी कहा कि वे राम भक्त अखिलेश यादव के चरित्र को ही अच्छी तरह से जानते हैं और जनता अब सब समझ चुकी है। उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार की नीतियों के साथ खड़ी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। तो वाराणसी से खबर, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। जी राम जी को लेकर डिप्टी सीएम का यह बयान है। उन्होंने कहा पूरी तरह से फर्जी है। वह परिवार को बढ़ाते हैं, वो गुंडों को बढ़ाते हैं, अपराधियों को बढ़ाते हैं, माफियाओं को बढ़ाते हैं। जब 2012 से 2017 तक वह मुख्यमंत्री थे यूपी के, तब उनको पिछड़ों की, दलितों की, गरीबों की कोई याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होते ही उनको सबका स्मरण आ गया। तो यह ढोंग चलने वाला नहीं है। राम मंदिर का उल्लेख नहीं किया गया है उस कैलेंडर में, और कहा गया कि राम मंदिर पूरा निर्माण रामद्रोहियों से हमें अपेक्षा भी नहीं है कि वो कोई उल्लेख करेंगे, लेकिन राम भक्त उनके चरित्र को जानता है, उनकी असलियत को जानता है। वो तो श्री रामलला का भव्य मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, ध्वजारोहण हो गया, अभी तक दर्शन करने नहीं गए।
ये तो मंदिर बनवा रहे हैं सफाई में, इसलिए बनवा रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत और हिंदू समाज की जो एकता है उससे डर करके बना रहे तो प्रधानमंत्री जी सोमनाथ मंदिर गए हुए हैं। हैं। ये अम्मा अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार को जब भी खत्म करने का कोई प्रयास किया जाता है तो उसमें अड़चन डालने की कोशिश करती है, लेकिन मनरेगा रूपी भ्रष्टाचार के दानों का अंत हो चुका है और जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी के रूप में नया अधिनियम बन चुका है। पहले श्रमिकों को 1 वर्ष में 100 दिन काम की गारंटी थी, अब 125 दिन काम की गारंटी है। पहले ग्राम सभाएं जो विकसित होती थी उन्हीं का विकास करते जाते थे, जो पीछे छूट जाती तो पीछे रह जाती थी। अब जो पीछे छूटी हैं उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, जो आगे बढ़ गई उनकी भी श्रेणी बनाई जाएगी, अर्थात ABC कैटेगरी होगी। पहले राज्य में जब खेती का काम होता था उस समय मजदूर नहीं मिलते थे, मनरेगा का काम चलता रहता था, लेकिन जी राम जी अधिनियम में राज्य सरकार अपनी इच्छा अनुसार 60 दिन जी राम जी एक्ट के तहत अपने राज्य में उस समय कार्य को बंद करके खेती के काम में अपनी श्रम शक्ति को झोंक सकती है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक प्रयास है। मैं बधाई देता हूं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से कि उन्होंने बहुत अच्छा विकसित भारत जी राम जी अधिनियम लाने का काम किया है। और कांग्रेस का तो चरित्र रहा है कि 1 रुपया दो तो 85 रुपये दलालों के जेब में डाल दो, कांग्रेसियों के जेब में डाल दो। तो आज उसी ढर्रे पर समाजवादी पार्टी भी उनके साथ चल रही है, इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने बड़े पैमाने पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट है नाम बदलने को लेकर। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की कांग्रेस तो कोई पूछता ही नहीं है, न उत्तर प्रदेश में पूछता है न देश में पूछता है। कांग्रेस एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर गोरखपुर महोत्सव का भव्य शुभारंभ जयवीर सिंह ने किया है उद्घाटन और 13 तारीख को ही सीएम करेंगे महोत्सव का समापन। स्थानीय कलाकारों को दी गई है खास तरजीह, भोजपुरी बॉलीवुड कलाकार बिखेरेंगे अपना जलवा, कमिश्नर डीएम और एसपी सिटी रहेंगे मौजूद। तो गोरखपुर में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का उद्घाटन मंत्री जयवीर सिंह ने किया। उद्घाटन समारोह में ही कमिश्नर, जिलाधिकारी और एसएसपी और एसपी सिटी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को विशेष तरजीह दी गई है ताकि क्षेत्रीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही भोजपुरी और बॉलीवुड के नामी कलाकार भी मंच पर अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। आपको बता दें कि आयोजकों के ही अनुसार बताया गया कि महोत्सव का समापन 13 तारीख को ही मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रशासन ने आयोजन के दौरान ही सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए। बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र में मौजूद सत्संग भवन में ही दिवंगत श्याम बिहारी लाल श्री श्रद्धांजलि सभा का ही आयोजन किया गया और श्याम बिहारी लाल का ही 2 जनवरी को हार्ट अटैक से निधन हो गया था। श्रद्धांजलि सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार और मंत्री सुरेश खन्ना और धर्मपाल सिंह समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में ही बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल हुए। नेताओं ने दिवंगत श्याम बिहारी लाल के सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। श्याम बिहारी लाल की श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें कि आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर, जहां पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री और मथुरा के ही जिला प्रभारी मंत्री संदीप सिंह मथुरा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान ही उन्होंने जी राम जी योजना विधेयक को ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ा सुधार बताते हुए कहा कि इसके पारित होने से ग्रामीण को 125 दिनों का ही गारंटी शुदा रोजगार मिलेगा। मंत्री संदीप सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 तक
विकसित भारत का हित तुष्टीकरण तभी साकार होगा जब गांव का समग्र विकास होगा। उन्होंने दावा किया है कि जी राम जी योजना ग्रामीण भारत के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। उन्होंने मनरेगा पर निशाना साधते हुए कहा कि पुरानी व्यवस्था में केवल ही कच्चे कार्य कराए जाते थे, जिससे कि फर्जी भुगतान और भ्रष्टाचार की संभावना बनी रहती थी। वहीं पर मजदूरों को मजदूरी के लिए ही 15 दिन या फिर उससे अधिक इंतजाम करना पड़ता था। अब नई व्यवस्था में ही साप्ताहिक भुगतान किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के लिए ही बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अब मतदाता सूची में ही नाम, पता या अन्य त्रुटियों को लेकर नागरिक सीधे ही जिला निर्वाचन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। राज्य के सभी जिलों में डीएम के ही एक्स हैंडल जारी किए गए हैं। मतदाता सूची से जुड़ी शिकायत या फिर जानकारी के लिए नागरिक एक्स प्लेटफॉर्म पर ही अपने जिले के डीएम को टैग कर सकते हैं और सीधे अधिकारियों तक ही अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इस पहल के जरिए मतदाता सूची अपडेट और सुधार से संबंधित सभी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अधिकारी समय पर कार्रवाई करते हुए नागरिकों की समस्याओं का भी समाधान करेंगे। लखनऊ से आपको खबर बता दें, जहां पर केजीएमयू में हंगामा और बवाल का मामला सामने आया है। हंगामे के बाद ही वीसी ऑफिस में ही बढ़ाई गई है सुरक्षा और वीसी ऑफिस के बाहर में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। तो बड़ी अपडेट, जहां पर केजीएमयू परिसर में भी पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। आरोपी डॉक्टर रमीज के संपर्क में रहे लोगों की पड़ताल, धर्मांतरण सिंडिकेट में शामिल लोगों की पड़ताल। केजीएमयू प्रशासन की तहरीर पर अब तक एफआईआर नहीं। केजीएमयू में प्रशासन की ओर से बुलाई गई बैठक, सभी डॉक्टर, छात्र, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे मौजूद। तो आपको बता दें कि केजीएमयू में हुए हंगामे और बवाल के बाद से प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। घटना के बाद ही वीसी कार्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कार्यालय के बाहर ही पुलिस कर्मियों की तैनाती भी की गई है। इसके साथ ही पूरे केजीएमयू परिसर में ही पुलिस बल तैनात किया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमन प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमन, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए, बैठक की जा रही है। देखिए, जिस तरीके से अगर बात की जाए अवैध धर्मांतरण केजीएमयू में एक अवैध धर्मांतरण का जो मामला था, लगातार जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन सड़कों पर हुए, उसके बाद कुल मिलाकर के फिर उस मामले को, जो अवैध धर्मांतरण का मामला था, उसको अपने सानिध्य में लिया और कहीं ना कहीं उसकी जो विधिका जांच है वो शुरू की गई। फिर उसके बाद आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक, उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो चौक पुलिस की टीम है और तमाम जो टीमें हैं वो पुलिस द्वारा लगाई गई। फिर उसके बाद है उसकी जो गिरफ्तारी है उसके लिए लगातार पुलिस टीम गश्त दे रही थी। लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में, उत्तराखंड तक से डॉक्टर रमीज की जो गिरफ्तारी है उसके लिए दबिश दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं बृहस्पतिवार को जो डॉक्टर रमीज है, आरोपी डॉक्टर रमीज, जिसकी गिरफ्तारी होती है चौक थाना क्षेत्र में, वो जो अपने पुराने आवास है उसकी घर पर जाता है और वहीं से उसकी गिरफ्तारी होती है। और उसके बाद शुक्रवार को जो महिला आयोग की जो टीम है वो पहुंचती हो, तमाम जो हिंदू संगठन है वो पहुंचते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन में पूरी तरीके से केजीएमयू में एक छावनी के तरीके, चाहे वो हिंदू संगठन हो और कहीं ना कहीं महिला आयोग के सदस्य हैं, उनकी मौजूदगी में जो केजीएमयू प्रशासन है उसने आरोप लगाया है कि केजीएमयू प्रशासन केजीएमयू में जो महिला आयोग की जो उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव समेत कई हिंदू संगठनों ने जो केजीएमयू प्रशासन है उसका घेराव किया। और कहीं ना कहीं केजीएमयू प्रशासन की ओर से ये भी दावा किया गया है कि उस समय जब विवाद पूरी तरीके से हुआ तो विवाद के दौरान वहां पर जो डॉक्टर्स के इंटरव्यू है और जो मेडिकल के यानी कि एमबीबीएस के जो एग्जाम है वो चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल कॉलेज के जो वीसी हैं उन्होंने अपर्णा यादव पर और तमाम हिंदू संगठनों पर जो आरोप लगाए हैं कि कई लोगों ने वहां पर
तोड़फोड़ भी की है। उसके बाद जो केजीएमयू की जो सुरक्षा बल हैं वो वहां पर पहुंचे और कहीं ना कहीं पुलिस बल भी मौके पर पहुंचा और उसने पूरी जो घटनाक्रम है उसको समझा और जो जितने लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे उनको वहां से हटाया। और उसके बाद कहीं ना कहीं जो केजीएमयू की तरफ से जो डॉक्टर्स हैं और चाहे प्रशासन हो, लगातार ये आरोप लगा रहा है कि भय की स्थिति कहीं ना कहीं व्याप्त है। और लगातार जो जिस तरीके से महिला आयोग की अगर बात की जाए तो महिला आयोग ने ये केजीएमयू प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं कि कई और डॉक्टर्स की संलिप्तता भी पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं सामने आ सकती है। तो कहीं ना कहीं महिला आयोग के सदस्यों ने जो और डॉक्टर्स की जो बात है उसको कहीं ना कहीं सामने रखा और जिस तरीके से अगर बात की जाए जो केजीएमयू प्रशासन है, प्रॉक्टर बोर्ड की चाहे बात की जाए, चाहे बीसी की बात की जाए, चाहे तमाम डॉक्टर्स की बात की जाए, एक उन लोगों में एक भय का जो भय पूरी तरीके से व्याप्त है। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए सोमवार यानी कि कल के दिन एक बड़ी बैठक सभी डॉक्टर्स और वीसी की अध्यक्षता में ये पूरी बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ निकल करके आता है ये तो एक वक्त की बात है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए शुक्रवार को ये पूरे घटनाक्रम हुआ था और उसके बाद से आज रविवार हो गया यानी कि लगभग 1.5 दिन से ज्यादा का जो समय है वो बीत चुका है। और केजीएमयू की तरफ से एक तहरीर भी दी गई थी। तहरीर में स्पष्ट सभी को ये स्पष्ट लिखा गया था कि इस तरीके का मामला है और कहीं ना कहीं तोड़फोड़ जैसी घटना हुई है और जिसका पुलिस द्वारा संज्ञान लिया जाए और कहीं ना कहीं तहरीर दर्ज है। हालांकि अभी अगर बात की जाए तो अभी जो पुलिस की ओर से ये साफ कहा गया है कि अभी जांच है वो प्रारंभिक रूप में चल रही है और उसके बाद जब जांच पूरी हो जाएगी तब जो मुकदमे का प्रावधान है यानी कि एफआईआर का जो प्रावधान है तब लिखी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पुलिस की ओर से लगातार जो साक्ष्य है वो जुटाए जा रहे हैं कि क्या घटनाक्रम था, किस तरीके से जो विवाद जो प्रदर्शन था वो उग्र हुआ और किस तरीके का जो इस तरीके का पूरा प्रकरण था वो किस तरीके से अंजाम दिया गया। तो कहीं ना कहीं पुलिस की अगर बात की जाए तो पुलिस लगातार इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से हुआ है इसको सुलझाने में लगी हुई है। वहीं डॉक्टर और अगर वहां के नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए तो लगातार वो सिक्योरिटी के। जी अमन, फिलहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। आगरा में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई है। वर्ष 2023 में ही आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र में चोरी छिपे रह रहे 38 बताया जा रहा है 38 ये बांग्लादेशी नागरिक है जो पुलिस ने ही गिरफ्तार कर जेल भेजा था और 3 साल की सजा पूरी होने के बाद अब इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। जानकारी के अनुसार ही 30 बांग्लादेशी जिला जेल से ही जबकि 8 नाबालिग आश्रय गृह से रिहा किए जाएंगे। सभी को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आगरा पुलिस पश्चिमी बंगाल ले जाएगी जहां पर उन्हें बीएसएफ के सुपुर्द भी किया जाएगा। इसके बाद ही बीएसएफ द्वारा ही इन्हें सीमा पार बांग्लादेश भेजा जाएगा। डिपोर्ट किए जाने वालों में ही 23 पुरुष, 7 महिलाएं, 5 किशोर और 2 किशोरियां शामिल हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ ने आगरा पुलिस को इसके लिए 13 जनवरी की तिथि दे दी है। किया गया तो फाड़ना साइड ये सजा काटकर 38 लोग जेल से आज रिहा हो रहे हैं, जिनको यहाँ से पुलिस सुरक्षा में पश्चिम बंगाल ले जाकर बीएसएफ के सुपुर्द 13 जनवरी को कर दिया। क्या रहने वाला कितनी सुरक्षा में ले जा रहे हैं? यहाँ से पर्याप्त पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी और महिला पुलिसकर्मी भी जा रहे हैं इनकी सुरक्षा में और इनको सुरक्षित तो बांग्लादेश रिपोर्ट करने हेतु बीएसएफ को 13 जनवरी को सुपुर्द कर दिया। तो कुल कितने लोग हैं? नाबालिग कितने बच्चे? नाबालिग 8 हैं और 30 एडल्ट।
एटा में जीटी रोड पर नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के तहत ही सड़क किनारे लगे ठेले और डकेला अभ्यर्थी बताया गया। स्थायी दुकानें और इसके साथ ही अनावश्यक अतिक्रमण हटाए गए हैं। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार ही ये कार्रवाई यातायात व्यवस्था को सुचारू करने और सड़क पर लगने वाले जाम से राहत दिलाने के लिए उद्देश्य से की गई है। अभियान के दौरान ही कुछ दुकानदारों और नगर पालिका कर्मचारियों के बीच में तीखी बहस भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें, स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा और पूरी कार्रवाई पर नजर रखी गई है। नगर पालिका ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि दोबारा सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाराणसी के ही दाल मंडी क्षेत्र में बड़ा एक्शन शुरू हुआ है। लंबे समय के बाद हथौड़े के बाद ही बुलडोजर की एंट्री हुई और जल्द ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी। ध्वस्तीकरण कार्य खरीदे गए भवनों पर ही लागू होगा। कार्रवाई में ही दाल मंडी की सड़क को ही 17.4 मीटर चौड़ा किया जाएगा और इस प्रक्रिया के तहत ही 181 भवन और 6 मस्जिदों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपको बताते चले कि 20 भवनों की ही ध्वस्तीकरण कार्रवाई पूरी हो चुकी है। अधिकारियों ने जानकारी दी है कि यह कार्रवाई रजिस्ट्री और कानूनी रिकॉर्ड के आधार पर ही की जा रही है। कानपुर के ही सचेड़ी दुष्कर्म मामले में ही पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मामले में एसएचओ और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। एफआईआर लेट दर्ज होने पर ही बताया जा रहा है कि पीओसीएसओ की धारा पर नहीं लगाने से ही लापरवाही बरतने के आरोप में ही विक्रम सिंह और दिनेश कुमार निलंबित कर दिए गए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि एसीपी पनकी शिखर को ही लाइन हाजिर किया गया है। डीसीपी पश्चिमी दिनेश त्रिपाठी ने बताया है कि सीपी हेडक्वार्टर से ही अटैच अभियुक्त कथित पत्रकार शिवचरण यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराध में इस्तेमाल की गई स्कॉर्पियो कार भी सीज कर दिया गया है। पीड़िता को पुलिस सुरक्षा और मेडिकल प्रदान किया गया है और इस मामले में फरार एसआई अमित मौर्य की तलाशी जारी है। गिरफ्तार किए गए 6 टीमें लगातार दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के चलते सभी बोर्ड के स्कूलों को ही 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। यह आदेश नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के विद्यार्थियों पर लागू होगा। सरकार के आदेश के अनुसार ही विद्यार्थियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। संबंधित अधिकारियों ने कहा है कि मौसम सुधारने के बाद ही स्कूलों को फिर से खोलने की अनुमति दी जाएगी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RNTV नेशनल।